अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिंगा पूछता है मेरा वारिस कौन। नाज़रीन, मैं हूं तारिक महमूद महर और आज हम बात करेंगे डिंगा के मसाइल, अवामी मुश्किलात और शहर के मुस्तकबिल के हवाले से। आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ समाजी व सियासी शख्सियत डॉक्टर हाफिज अदरीज अहमद साहब, अमीर जमात इस्लामी डिंगा। आप न सिर्फ शहर के मसाइल पर आवाज उठाते रहे बल्कि हालिया तजावजात ऑपरेशन में मुतासरीन के साथ भी पेश नजर आए। आइए नाज़रीन, अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया। मेरा पहला सवाल आपसे जी, डॉक्टर साहब, आज डिंगा का सबसे बड़ा मसला क्या है और इसका फौरी हल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आपका भी, आपने मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म से। सबसे बड़ा मसला हमारी नज़र में ये है कि हमारे शहर की डेवलपमेंट के लिए शहर की मौजूदा और आइंदा आने वाले वक्त की ज़रूरियात के मुताबिक कोई किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं है। हमारे पास कोई प्लान नहीं है कि आने वाले इवन मौजूदा ज़रूरियात भी पूरी नहीं हो रही और आने वाले वक्त में शहर कैसे फैलेगा, किस तरह की रेजिडेंशियल और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल और हेल्थ से रिलेटेड और पार्किंग और राइट ऑफ वे से रिलेटेड जितनी भी ज़रूरियात होंगी, उसके लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं है। इसके नतीजे में जितने भी तरक्याती काम जिनको कहा जाता है कि ये तरक्याती काम है, वो भी जो है वो उस तरह मुफीद नहीं साबित हो पा रहे। तो सबसे बड़ा मसला तो मेरी नज़र में जो है वो प्लानिंग का ना होना है। बेसिकली ये जितने मसाइल हैं कि ये सीवरेज नहीं है, सफाई नहीं हो रही, ये नहीं है, वो नहीं है, ये भी उसी के जो है वो ब्रांचेज हैं। तो फौरी हल तो उसका ज़ाहिर यही है, ये जिस तरह का मामला है कि वो प्लानिंग हम करें और सारे शहर के स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ऑन बोर्ड लेके एक शहर का मास्टर प्लान बनाया जाए, जो कि माजी में गवर्नमेंट का रेलेवेंट जो डिपार्टमेंट है उसने बनाया भी था 91 में, और वो 25 साला प्लान था। उसके 5 फेज़ थे, उसने 2016 में मुकम्मल होना था। लेकिन इस दौरान जो हमारे शहर के बड़े हैं जो मुख्तलिफ औकात में जो है वो बल्दियाती इलेक्शन जीतते रहे, उन्होंने पता नहीं क्यों उस मास्टर प्लान की हवा भी किसी को नहीं लगने दी और उसके बगैर यानी ऐसे ही जुगाड़ सिस्टम पे काम होता रहा। सीवरेज, पानी, अस्पताल और तालीम, क्या मुतल्लिका इदारे वाकई अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं या सिर्फ दावे हैं? सीवरेज, पानी, तालीमी इदारे और अस्पताल अलग अलग वो डिपार्टमेंट्स हैं। तो सीवरेज पानी से रिलेटेड जो हमारा बल्दिया से रिलेटेड ये काम है, तो ये तो ज़ाहिर है कि कोई भी बंदा जो हमारे शहर का रिहायशी है या जहाँ पे दिन को कारोबार के लिए आता है या शॉपिंग के लिए आता है, तो उसे सबसे पहले जिन मसाइल से वास्ता पड़ता है वो सीवरेज और सफाई से रिलेटेड हैं। तो इस का सवाल का जवाब तो यहीं से हो गया कि हर बंदा ये समझता है कि यहाँ पे सफाई का मसला है, सीवरेज का, तो इससे मुताल्लिका जो इदारे हैं वो अमलन पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम है। अस्पताल और तालीमी इदारे भी शहर की जो सेहत और तालीम की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने से कासिर हैं। और ये तो सिर्फ शहर की बात है, बाकी ये तालीमी इदारे तो पूरे इलाके के लिए एक तरह से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो इलाका तो दूर की बात है, बुनियादी तौर पे तो ये शहर की जो सेहत और तालीम की ज़रूरियात हैं उनके लिए भी नाकाफ़ी हैं। फिर यह है कि जो इदारे मौजूद हैं उनके अपनी फंक्शनिंग के लिए भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी नहीं हैं। जैसे ये पिछले दिनों आया कि हमारा जो गर्ल्स हाई स्कूल है कोलियां रोड पे, उसके पास पूरा फर्नीचर ही नहीं है कि हमारी बेटियां वो उन पे बैठ सकें, फर्श पे बैठने पे मजबूर हैं। कई और मसाइल जो हमारे इल्म में भी आते रहते हैं, तालीमी जो सेहत का सहूलियात है उनके हवाले से भी, तो वो ज़रूरियात के मुताबिक जो है वो नहीं है। मेरा अगला सवाल, क्या तजावजात का खात्मा ज़रूरी था? अगर था तो क्या तरीक़ाकार मुनसफाना और शिफाफ था? पहला जो आपके सवाल का हिस्सा है कि तजावुज़ात का खात्मा ज़रूरी था या नहीं था। जो तजावुज़ हो यानी गवर्नमेंट की ज़मीन हो और उस पर किसी ने नाजायज़ गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ा किया हुआ हो, वो तजावुज़ कहलाता है और उसे ज़रूर ख़त्म होना चाहिए। मैं बिल्कुल वाज़े क्लियर कट कह रहा हूँ कि उसे ज़रूर ख़त्म होना चाहिए। वैसे तो तजावुज़ ये भी है कि हम गली की हदूद में अपनी सीढ़ी और स्लोप बना लेते हैं, वो भी तजावुज़ है, अपने हाथ से हम तजावुज़ करते हैं। तो तजावुज़ात का खात्मा ज़रूर होना चाहिए। अगर वो तजावुज़ हो तो फिर यह है कि जो इसके लिए तरीक़ाकार अपनाया गया हमारे शहर में हमारे सूबे का सबसे बड़ा तजावुज़ात ऑपरेशन हुआ और उसका तरीक़ाकार ना तो कानूनी था, ना तो शफाफ था और है, और ना ही मुनसिफाना था और है। तीन अल्फाज में इसकी हकीकत वाज़े हो जाती है, गैर कानूनी, गैर मुनसिफाना, गैर शफाफ, और स्टिल जो ऑन गोइंग प्रोसेस उसका चल रहा है आगे, उसका अगली फेज़ में कि वो उस पर सड़क बन रही है, नाले बन रहे हैं, जो उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जो आप लोगों ने रिपोर्ट किया कि उस पर इतना मलबा बेचा गया है, मेरे ख्याल में उसकी अगर कैलकुलेशन की जाए तो अगर करोड़ों में नहीं तो मिलियंस में उस मलबे की मालियत बनती है और शहर को कोई पता नहीं है वो कौन बेच गया,
वो बिल्कुल। पैसे कहाँ आए हैं, कहाँ गए हैं, उसकी किसी ने वजाहत नहीं दी। हम उस पर आवाज़ उठाते रहे हैं, मीडिया उस पर आवाज़ उठाता रहा है, और किसी ने इतनी जहमत नहीं की हमारी इंतज़ामिया ने कि भाई बता तो देते वो कहाँ पैसे गए हैं। बिल्कुल। तो शफाफियत नहीं है, गैर मुनसिफाना है ये। इस पे तो हमारा मौक़िफ़ सारे शहर को, सारे इलाके को, बल्कि क्या चीफ सेक्रेटरी साहब तक सबको पता है कि वो उसमें क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कैसे है, उस पर होमवर्क नहीं इंतज़ामिया ने किया था, और लोगों को मुनासिब टाइम नहीं दिया गया। उनके साथ उतनी गवर्नमेंट की ज़मीन बनती नहीं थी जितनी 88 फुट की पैमाइश के मुताबिक गिराई गई है, ज़बरदस्ती गिराई गई है, कानूनी तरीक़ाकार उसमें फॉलो नहीं किया गया, प्रॉपर नोटिस नहीं दिए गए, और लोगों को अल्टरनेट नहीं दिया गया। हमारे शहर को बदनाम किया गया, दब्बा लगाया गया है कि ये जो है वो सारे कब्जा ग्रुप हैं। ये तो इस पर तो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है, बल्कि एक डिसीजन है कि अगर एक बंदा किसी जगह पे 40 साल बैठ जाता है तो वो उसकी हो जाती है। तो उस सेंस में भी, और चले फिर भी अगर आप कहते हैं कि हमने अपनी जगह से जायद लेनी है, तो उसका तरीका ये होता है कि एक्वायर आप कर लेते हैं, लोगों को मुआवजा दे देते हैं। ना मुआवजा दिया है जी। ना अल्टरनेट जगह दी है, ना उनको इज्जत ही दी है कि अच्छे तरीके से कर लेते हैं, उनको कोई टाइम दे देते। हर तरह से ये ज्यादती हुई है। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि जो थाना रोड, तो थाना रोड, कोलियां रोड, ये सारा जो मलबा बेचा, सारा कुछ किया, फिर जो गवर्नमेंट हाई स्कूल जो बॉयज़ है उसकी जो दुकानें गिराई हैं, हमें तो इस चीज़ की, नाजरीन, हमें तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि वो दुकानें गिराई हैं क्या जी, ये तजावजात है, रोड के ऊपर है, दुकानें खत्म हो गई, जो माल मटीरियल था उसके हमारे पास सबूत मौजूद हैं, सरिया बेचा गया, जहाँ पे लोहा बेचा गया, वो सारी वीडियोस हमारे पास सबूत मौजूद हैं, और उसके बाद वो मलबा हटा के ईंटें साफ करके ईंटें अलग बेची गई, वहां पे सेल आउट हुई हैं। अब फिर दोबारा वही दुकानें जो थी वो वैसे की वैसी, अभी भी जाकर देख लें वो वैसी हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इसी से आप अंदाजा लगा रहे हैं ना कि ये जो सारा प्रोसेस तजावुजात के नाम पे हुआ है हमारे शहर के साथ, जो जुल्म और ज्यादती हुई है, उसकी शफाफियत और कानूनी जो पहलू है उसकी क्या हकीकत है। तो हर तरह से, यानी आप कह लें कि जैसे इंतजामिया के नीचे और ऊपर लेवल पे लोगों को एक खुली छूट दे दी गई है कि एक तजावुजात का आपको टैग दे दिया गया है, उस आड़ में आप जो मर्जी कर लें। बिल्कुल। जो लोगों की चीज़ें बेच खाएं, उनको चलते चलाते कई नस्लों के जमे जमाए बनाए, एस्टेब्लिश किए कारोबारों को रातों रात ख़त्म कर दें, उनको जो आप सड़क पे ले आए उनको बेरोज़गार कर दें, और बस सब कुछ आपके लिए जायज़ है। मेरा अगला सवाल, डिंगा पूछता है, इस शहर का हकीकी वारिस कौन है और क़यादत का मेयार क्या होना चाहिए? हकीकी वारिस देखें अवाम होते हैं। ये हमारा मुल्क है ना, हमारा शहर है जी। तो हमारा मुल्क या रियासत कोई जो है वो किसी एक इदारे का नाम नहीं होता, किसी एक लीडरशिप के किसी एक लेवल या लीडरशिप की किसी एक लेयर का नाम नहीं होता, बल्कि मुल्क, अवाम, रियासत, मुआशरे अवाम से होते हैं, हमसे हैं। तो हकीकी वारिस असल में तो हम डिंगा के शहरी हैं सारे, बिला तफरीक। फिर ये है कि क़यादत का मायार क्या होना चाहिए, हम तो इस पर बिल्कुल वाज़े हैं, और हम अपने प्लेटफार्म के लेवल पे इस पर बिल्कुल 100% अमल भी करते हैं कि क़यादत का मायार होना चाहिए मेरिट और जमहूरी अक़दार के साथ लोगों को आगे आना चाहिए। चूँकि ये पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है इस सवाल का, तो सियासी जमातों में जो है वो क़यादत जो होनी चाहिए वो जमहूरी प्रोसेस के नतीजे में, और जो जेन्युइन कमिटेड पार्टी वर्कर्स हैं, जो यूथ है, जो नौजवान हैं, जो पार्टी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, उनको आगे क़यादत के मनसब पे आना चाहिए, और मेरिट को पामाल नहीं होना चाहिए। जैसे मैं हर पार्टी के बेशुमार वर्कर्स का नाम ले सकता हूं कि वो बहुत सारी कुर्बानियां देते हैं, थ्रू आउट पार्टी के लिए वर्क करते हैं, लेकिन जब उनकी पार्टी की हुकूमत आती है तो वो नज़रअंदाज हो जाते हैं, मेरिट पामाल होता है, और ये सारी चीज़ों में इसके असरात फिर हमें नज़र आते हैं। तो क़यादत का मयार जो है वो जमहूरी प्रोसेस के नतीजे में जो पार्टी के वर्कर्स हैं उनको आगे आना चाहिए, और उन्हीं को, चाहे वो उनके पास पैसा ना हो, सरमाया ना हो, लैंड क्रूजर ना हो, गन मैन ना हो, जो जेन्युइन वर्कर है, और उसे जमहूरी प्रोसेस के नतीजे में क़यादत मिलनी चाहिए। अगर आपको डिंगा की क़यादत की जिम्मेदारी मिले तो आपकी अवलीन तरजीह क्या होगी? ये जो हमने डिंगा को हक दो तहरीक लॉन्च की, तो उसमें हमने जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा जो है वो उसको एड्रेस किया, वो ये है कि हमारे शहर की कोई प्लानिंग नहीं है। बगैर प्लानिंग के अंधाधुंध किस्म का, या जिसे कहते हैं जगाड़ी तरीके से काम चलते रहते हैं। तो हमारी सबसे पहली तरजीह होगी कि हम अपने डिंगा के मौजूदा ज़रूरियात और आने वाले 40-50 साल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख के शहर का एक मास्टर प्लान बनाएंगे, जिसमें टाउन प्लानिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उसके चीज़ें उसकी रोशनी में, और शहर का एक लेवल तय करेंगे, ताकि उस मास्टर प्लान के दौरानिए में जितनी भी किस्म की प्राइवेट या पब्लिक लेवल पे डेवलपमेंट होगी वो उस लेवल के मुताबिक होगी। तो उससे ये बहुत सारे जो इश्यूज़ हमें पेश आते हैं, सीवरेज का और पानी के रुकने का, निकलने का, जमा होने का, वो सारे मसले भी इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। फिर यह है कि
जो नौजवान हैं वो हमारा मुस्तकबिल हैं, उनकी ज़रूरियात, उनके मसाइल, उनका मुस्तकबिल, उनको मद्देनज़र रख के हम शहर में इंशाल्लाह सहूलियात देंगे। पार्किंग की सहूलियात हैं, रिक्रिएशनल सहूलियात जहाँ पे नहीं है, पार्क्स और ग्राउंड्स नहीं है यहाँ पे जो है वो जो शहर फैल रहा है तो उसमें उसके मुतल्लिका जो सहूलियात होती हैं वो सारी चीज़ें नहीं हैं। तो इंशाल्लाह ताला एक मास्टर प्लान बना के शहर के सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके उनकी मशावरत और राय से एक मास्टर प्लान बना के उस पर अमल दरामद करवाएंगे और लोगों का जो वसाइल हैं उनका एक एक पैसा पूरी शफाफियत के साथ लोगों पे लगेगा और ये पूरे शहर को नजर आएगा। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की तारीख भी है और ये हमारा किरदार भी है और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि शहर ने सारे लोगों को, सारी पार्टियों को आजमा लिया है और हम मौजूद हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला शहर के लोग मेरिट पे हमें ज़रूर मौका देंगे। प्राइवेट स्कूल की जानिब से महंगी किताबें और महसूस दुकानों से सामान लेने की पाबंदी, क्या ये वालिदैन का इस्तेहसाल नहीं? इसके खिलाफ अमली कदम क्या होगा? देखें, अगर तो वही जो स्टेशनरी का मटेरियल वैसे भी अवेलेबल है तो फिर यह है कि उसकी पाबंदी लगाना, स्पेसिफिक जगह से ख़रीदा जाए, वो कोई ऐसा मुनासिब अमल नहीं है। फिर दूसरा ये है कि जो आपने कहा कि उस पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट की रेशो है, ये आप शायद कह रहे हैं, तो वो भी जाहिर है कि अगर मार्केट में, माजरत आपकी बात रोक रहा हूँ, मार्केट में कीमत है 1450 रुपए, वही प्राइवेट इदारे जो हैं वो 4500, 3800, 4000 इस रेंज में वो दे रहे हैं। जाहिर है अगर ऐसा है मामला तो फिर तो ये आप कह लें कि नाजायज मुनाफाखोरी की मद में आ जाएगा जी। वो जो भी तालीमी इदारे की इंतजामिया है वो भी जाहिर है अपनी अर्निंग के लिए भी उनका एक ज़रूरत है, वो होनी चाहिए, लेकिन मुनासिब जो है वो मुनाफे की रेशो रखनी चाहिए। जो बहुत ज़्यादा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों की जो वालिदैन हैं उनकी क़ुव्वत ख़रीद को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, ओवरऑल जो मुआशी हालात हैं उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए, ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो जावज़ात ऑपरेशन के बाद मुतासरीन के साथ नाइंसाफ़ी और किरायों में इजाफे पर आपका वाज़ेह मौक़िफ़ क्या है? मैं तो वैसे खुद भी इससे मुतासिर हूँ। किरायों में वाकई जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, यानी जो एक रूटीन में तो मालिकान का भी हक बनता है कि हर साल जो है वो 10%, 12%, 15% का इजाफा कीजिए, लेकिन ये डबल या डबल से ज़्यादा बहुत सारी जगहों पे किरायों में इजाफा हुआ है और ये हुआ भी ख़ास तौर पे हमारे यहाँ तजावुज़ात ऑपरेशन के बाद है। तो एक तो ये कम हो गई हैं, दुकानों का साइज कम और किराया डबल या उससे ज़्यादा हो गया। इसके दो तीन पहलू हैं इस बात के। एक तो ये कि ताजर बेचारे पहले से पिसे हुए थे, उनका बिजनेस जो है वो बहुत पीछे चला गया, तो उनकी सख्त जो है वो एक्सपेंस की, अखराजात की वो पहले से कम है। जो मालिकान हैं उनका भी ज़ाहिर है ये एक सोर्स ऑफ इनकम है कि उधर से उनको किराया आता है, लेकिन उसमें भी जैसे वो दुकानों जो प्राइवेट स्कूल के स्टेशनरी वाला मामला है तो उसकी रेशो जो है वो मुनासिब रखनी चाहिए, जिस पे दोनों जो फरीक हैं उनके साथ ज्यादती ना हो, ना मालिकान के साथ ना उनके साथ। तो फिर ये है कि एक तो मालिकान ने वाकई, मैं ये समझता हूँ कि ये इतने इजाफे नहीं करने चाहिए जितने हुए हैं, एक जायज़ होना चाहिए। इसके कई और भी पहलू हैं कि हमारे यहाँ ना जब किराए पे चीज़ें, यानी एक बंदा दुकान किराए पे लेता है तो उसका कोई एग्रीमेंट नहीं होता। अगर एग्रीमेंट हमारा हो जाए तो 5 या 10 साल का एग्रीमेंट हो तो उसमें ज़ाहिर है कि एक रेशो भी उसमें फिक्स हो जाएगी जी। दूसरी बात यह है कि हम लोग खुद भी जो ताजर हैं हमारे भाई, वो भी इसके जिम्मेदार हैं। अगर मेरा जो मालिक के मकान है वो मुझे कहते हैं कि आपने इस साल किराया डबल देना है, मेरे पास वो इस्तात नहीं है जी। तो एक मेरा ही एक ताजर भाई वो मालिक मकान के पास जाता है, और ये बार बार हमारे शहर में ये रिपीट हो रही है चीज, वो मालिक मकान के पास जाता है कि इसको आप निकालें तो मैं आपको डबल से भी ज्यादा दे देता। जाहिर है मैं ये तो अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं इतने सालों से एक जगह पे बैठा हुआ हूँ, वो मेरा तारुफ है, तो किराए की वजह से मैं उसको छोड़ कर दूसरी जगह पे मूव कर जाऊँ तो मेरा तो बिजनेस सारा ठप हो जाएगा। तो मजबूरन फिर बंदा जो है वो कर सकता है। तो एक तो मालिकान को भी जो है वो मुनासिब तरीके से किरायों में इजाफा करना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, जो बहुत सारी जगहों पे एग्रीमेंट नहीं है, और ये सुन्नत भी है, एक ज़ब्त तहरीरी शक्ल दे लेनी चाहिए अपने एग्रीमेंट को। तो इसमें कोई शर्म नहीं होती कि जनाब हमारा बड़ा एतमाद होता है, लेकिन उसे तहरीरी शक्ल देनी चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, मालिकान को जो है वो मुनासिब किरायों में इजाफा करना चाहिए, और दूसरे ताजर भाइयों को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि किसी का जो ठिया है उसको ख़राब ना किया जाए इस तरह के ऑफर्स दे के। मेरा अगला सवाल, नौजवानों की कौन सी सहूलियात नहीं है जिनकी ज़रूरत है? मेरे ख्याल में आप कह सकते हैं कि हमारे मुआशरे में और फिर उसी तरह हमारे शहर में भी जो सबसे नज़रअंदाज
तबका है वो नौजवान ही है। हालांकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारा मुस्तकबिल है, हमारा कल है। और नौजवान बेटे भी और बेटियां भी दोनों जो है उनकी ज़रूरियात नज़रअंदाज हो रही हैं। हम जो है वो एक तरह से हमारा मुआशरा, हमारा तर्ज सियासत, हमारी गवर्नेंस का जो स्टाइल है वो कई सदियां पहले का है, फरसुदा है जी। और डिलीवर नहीं कर पा रहा। और हालांकि हम 21वीं सदी में हैं, 2026 में है, दुनिया कहीं आगे चली गई है, नौजवानों की ज़रूरियात है, उनका कैरियर, उनका मुस्तकबिल, उनकी कल को ज़िंदगी सारी आगे है, तो वो नज़रअंदाज हो रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों को देखें तो उनके लिए स्पोर्ट्स की कोई सहूलत नहीं है, उनके लिए जो है वो तालीमी मैदान में आगे बढ़ने के लिए उनके पास कोई रहनुमाई नहीं है, कोई उनके पास मौके नहीं है। उनके पास जो है वो जो वसाइल स्टेट के, हमारे टैक्स का पैसा है, वो मुनसिफाना तरीके से वसाइल तकसीम नहीं होते। और किसी भी तरीके से आप कह लें कि बिजनेस, एक नौजवान बिजनेस करना चाहता है तो हमारा सिस्टम, हमारी बल्दिया से लेके हमारे सारे इदारे तक उसको डिस्करेज करेंगे, उसको आके डराएंगे, धमकाएंगे, उसको जो है वो उसको बिजनेस को कोई पिनपने नहीं देंगे, बल्कि उसको बिजनेस को खराब ही करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये कि अगर एक बंदा उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट है, वो यंग है, एनर्जेटिक है, वो बिजनेस करना चाहता है, एक नया आइडिया लेके आता है, तो क्या होता है कि हर तरफ से उसके ऊपर जो है वो एक तरह से को दबाया जाता है, ना कि उसकी हौसला अफजाई की जाए। आखिर में मेरा सवाल कि अहलियाने डिंगा और नौजवानों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? नौजवानों के लिए तो ख़ास तौर पे बेटियों और बेटियों के लिए मेरा ये पैगाम है कि देखें, वो मामलात जिनका असर हमारी ही जिंदगियों पर पड़ता है उनसे इर्रेलेवेंट ना रहें, उनके बारे में अपनी राय रखें, जेन्युइनली अपनी राय रखें, उसका इजहार करें, और जो ऐसे प्लेटफार्म जो आपके लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं उनके साथ खड़े हों, वर्चुअली खड़े हों, प्रैक्टिकली फिजिकली उनके साथ खड़े हों, और इर्रेलेवेंट ना हो जाएं अपने मुल्क के, अपने माशरे के मामला से। और फिर अहलियाने शहर के लिए एक तो ये हम देखते हैं कि हमारे शहर में जो है वो एक अदम बर्दाश्त का है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उन पे एक पर्सनल लेवल पे चीज़ें आ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, वो नहीं होना चाहिए। हर बंदे का अपना मौक़िफ़ है, अपनी वाबस्तगी है, उसको कायम रखते हुए जो है वो इख्तिलाफ़ राय तहजीबी दायरे के अंदर होना चाहिए, गैर अखलाकी सतह पे या गैर महज़ब सतह पे अपने इख्तिलाफ़ को नहीं लेके जाना चाहिए। और फिर आखिरी बात, हमारे जो ताजर कम्युनिटी है, हमारी सियासी जमातें हैं और हमारी सहाफ़ती बरादरी है, उनके लिए भी मेरी एक दर्द दिल के साथ राय है कि हमारे इदारों में, हमारे ताजर तंजीमों में, हमारी अंजुमन ताजरान में, हमारे सहाफ़ती जो इदारे हैं और हमारी सियासी जमातें हैं, वहाँ पे जमहूरी अक़दार की कमी तो क्या है ही नहीं। तो हमें जमहूरी अक़दार को अपने तंजीमों, अपने प्लेटफॉर्म्स के अंदर लाने की ज़रूरत है, ताकि जेन्युइन लीडरशिप भी सामने आए, लोगों की राय के नतीजे में सामने आए। जेन्युइन लीडरशिप जो लोगों के मैंडेट के साथ आएगी हर सतह पे, वही हमारे मसाइल को अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकती है। बहुत शुक्रिया जी, ये थे डॉक्टर हाफिज अदरीस अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया। आज की गुफ्तगू में हमने डिंगा के मसाइल, तजावुज़ात ऑपरेशन और क़यादत के मेयार पर तफसीली बात की। आप क्या समझते हैं, डिंगा का हकीकी वारिस कौन होना चाहिए, या डिंगा का हकीकी वारिस कौन है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान तारिक महमूद महर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।